सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल की एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। हमारी रीजनिंग की सीरीज तो चल ही रही है और ऐसा नहीं कि इसके बाद बंद हो जाएगी, वो चलती रहेगी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, एक बार जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, रीजनिंग की पूरी फुल सिलेबस की सीरीज चल रही है, वो चलती रहेगी। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट मैं एक वन शॉट रिविजन टाइप का लेकर आया हूं। सारे ही रीजनिंग के टॉपिक से पूरा का पूरा सिलेबस, सबसे दो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं यहां पर करा रहा हूं। आपका पूरा रीजनिंग रिवाइज हो जाएगा। इसके बाहर कोई टॉपिक आई डोंट थिंक आने वाला है, तो इसको जरूर पूरा करिएगा। अच्छे से वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ही जाना। ओके, डिटेल में पढ़ना हो, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना हो तो जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, रीजनिंग की सीरीज जिसमें मैं इसको डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, उसमें फर्स्ट पार्ट से देख लो, मजा आ जाएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन बच्चों आ गया हमारा, किसका? डायरेक्शन का आ गया। अब देखो हुआ क्या है इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मान लेते हैं कहां से शुरू करूं, मान लो मैं यहां शुरू करता हूं, ये है वो पॉइंट। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट महेश वॉक्ड 25 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ये गया 25 किलोमीटर नीचे। ठीक है भैया। ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब मैं नीचे देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट कहां हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा ना, ये दिस विल बी द लेफ्ट। कितना चला वो? वॉक्ड 50 मीटर, सॉरी मीटर है यहाँ 25 मीटर है, यहाँ 50 मीटर है। ठीक है, वेरी गुड। फिर ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, वो फिर से अपने लेफ्ट मुड़ा। अब क्योंकि मेरा इस तरफ मुंह है तो मेरा लेफ्ट क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। एंड वॉक 25 मीटर, यानी 25 मीटर वापस से ऊपर गया, यहां आ गया। ये भी 25 था, ये 50 है और ये भी 25 है। ठीक है भैया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट तो इस तरफ हो जाएगा। एंड 60 मीटर, यहां से 60 मीटर गया है भाई, तो यहां तक तो 50 है, सबको बताइए ये 50 है, 10 मीटर और आगे चला गया, दिस इज यहां। एंड रीच्ड अ पॉइंट टी, इस पॉइंट का नाम है टी। हाउ फार महेश इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, 25 नीचे गया है ना। फिर भैया ने लेफ्ट लेते लेते लेते, अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहोगे, लेफ्ट 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 करते रहोगे तो घूम के वहीं आ जाओगे। लेफ्ट लेते लेते यहीं आ गया, बट इधर आते हुए 10 मीटर आगे चला गया, मतलब पॉइंट से 10 मीटर दूर है। किस डायरेक्शन में? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये 10 मीटर वेस्ट चला गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, मक्खन था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो ध्यान से देखना। और थोड़ा इसमें ना कॉमन सेंस ज्यादा लगेगा, कोई सॉल्व करने का बेसिक मेथड नहीं, बट कॉमन सेंस हाँ वो बहुत लगेगा। तो क्या है? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, यानी ऐसे ही घूम गया, ऐसा पूरा का पूरा डायरेक्शन घूम गया है, तो वेस्ट कहां पहुंच गया होगा? पहले घुमा लेते हैं। ये होता है यहां पर, ठीक है। ये क्या बोला? साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट क्या होता है बच्चों? मतलब ये पॉइंट नॉर्थ बना है, मतलब कितना घूम गया है? इतना घूम गया है हमारा डायरेक्शन वाला मीटर, यहां आ गया है। ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ऑब्वियसली। अब जब ये पॉइंट यहां से घूम के वहां चला गया, तो जो यहां पॉइंट है वो भी घूम के यहां चला गया, मतलब कितना गैप है? इतना गैप है, इतना गैप है। पूछ रहे जो ये वेस्ट था, ये घूम के कहां गया होगा? ये ऑब्वियसली घूम के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। इतना ही गैप रखेंगे। कितना गैप? मतलब एक पूरे डायरेक्शन का गैप प्लस अगले का आधा गैप। यानी फिर से देखो बच्चों, हुआ क्या है, आपका जो साउथ ईस्ट था वो घूम के गया कहां पर बच्चों? नॉर्थ पे चला गया। तो कितना घूम गया, मतलब कितना गैप है घूमने के बाद? एक का पूरे का गैप है, एक कॉलम का, और एक का आधा कॉलम का गैप है। ठीक है। और क्या हुआ? जो नॉर्थ ईस्ट था वो घूम के वेस्ट पे आ गया, तो इसमें भी गैप नोटिस करो, एक पूरे का गैप है और अगले का आधा। पूछ रहे वेस्ट कहां गया होगा? वेस्ट भी इतना ही घूमेगा ना, कि एक का आधा रह जाए और एक का पूरा रह जाए, इतना गैप रह जाए, मतलब वेस्ट हमारा घूम के साउथ ईस्ट पहुंच जाएगा। जो आपका रोटेशन हुआ है बच्चों, वो कुछ इस तरह से हुआ है वेस्ट का, यहां आ गया। सबको समझ में आई ये चीज? इजी क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट पे आ गया। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस देखो, जनरल टेस्ट में ज्यादातर या फिर रीजनिंग में क्या होता है बच्चों, कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे नहीं बनेगा, कॉमन सेंस लगाओगे बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ गया कैलेंडर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आता है पेपर में और वेरी इजी है। देखो क्या बोल रहा है। इफ 8 दिसंबर 2007, 8 दिसंबर 2007 was what? It was Saturday। ठीक है भैया, ये तो इन्होंने बता दिया कि वो सैटरडे था। क्या पूछ रहे हैं? What day of the week was it on the 8th December 2006? यानी इससे एक साल पीछे जाओ। 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 2006 को क्या डे पड़ रहा था, ये पूछ रहा है। अब भैया सिर्फ एक साल पीछे जाना है, तो इसका तो रूल हमें पता है कि अगर सेम डेट हो और एक साल पीछे जाना हो तो -1 करते हैं।
यही ना, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे होते सेम डेट पर तो +1 कर देते, आगे जाते तो +1 कर देते। मतलब इनने अगर हमसे पूछा होता कि 8 दिसंबर 2008 को क्या है तो +1 करते। लेकिन बच्चों इसमें ट्रिक क्या है, छोटी सी ट्रिक ये है कि आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ये जो ईयर है जिसको हम घुस रहे हैं, अगर ये लीप ईयर होता, मान लो 2004 होता, तो लीप ईयर का क्या किस्सा होता है बेटा, उसमें फिर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट करना पड़ता है, -2 करना पड़ता अगर ये लीप ईयर होता, है ना। मतलब अगर हमें इनने बोला होता 2005 का 8 दिसंबर मान लो मंडे है, आप 2004 का 8 दिसंबर बताइए, तो एक्चुअली में लीप ईयर है, काट के लीप ईयर में घुस रहे हो, है ना, तो सिर्फ -1 नहीं -2 करना पड़ेगा। मतलब अगर ये संडे है तो ये फ्राइडे हो जाएगा, 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, कोई लीप ईयर नहीं है। मैंने आपको रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए आपको सारे रूल समझा रहा हूं ना कि सब आपको याद रहे। और अगर जिनको ये रूल नए लग रहे हैं, जिन्हें नहीं ढंग से समझा, जाइए मेरी रीजनिंग की सीरीज कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी तैयारी चल रही है बच्चों, रीजनिंग की भी, स्टैटिक जीके की भी, इंग्लिश की भी, और यहां तक हिस्ट्री तक अवेलेबल है, और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल हो जाएगी, और मैथमेटिक्स क्वांट्स का पूरा सिलेबस मैंने करा दिया है विद इट्स वन शॉट। ठीक है, तो क्या है भैया, तो यहां पर अब क्या हो रहा है, सिर्फ 1 साल पीछे गया है, सेम डेट है और लीप ईयर भी कोई नहीं है, मतलब सिर्फ -1 होगा। मतलब अगर ये बच्चों सैटरडे है, ये सैटरडे है, तो एक पीछे क्या होना चाहिए, एक कम करेंगे बस, यानी फ्राइडे होगा आंसर। सिंपल है, मक्खन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। छोटी मोटी ट्रिक मैंने बता रखी, आ जाओ एक और कैलेंडर के अच्छे क्वेश्चन पे जो कि आता है यूजुअली। अब ये करा तो मैं आपको एक्सेप्शन सिखाऊंगा बच्चों, एक्सेप्शन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। देखो सीयूटी के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं। हमें पता है लीप ईयर वो सारे साल होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 100 साल में कितनी बार लीप ईयर आएगा, कुछ नहीं, 100 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 25, इसमें से 1 घटा दो, यानी 24 वुड बी द आंसर। अब भैया 1 क्यों घटा है, रीजन क्या है बच्चों, एक एक्सेप्शन चलता है कैलेंडर की पढ़ाई में, कैलेंडर की पूरी पढ़ाई में एक छोटा सा एक्सेप्शन चलता है। वो क्या है कि जो 100वां साल होता है, जो 200वां साल होता है, और जो 300वां साल होता है, ये सब लीप ईयर नहीं है, जबकि ये 4 से डिवाइड होते हैं, बट फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, बिकॉज हमारा कैलेंडर का जो एल्गोरिदम है वो खराब हो जाता है अगर इन्हें लीप ईयर बना दिया जाए। इसीलिए बच्चों ये लोग लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन से वाले होते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400 वाले कोई लीप ईयर नहीं होते, सिर्फ जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया। लीप ईयर में इस 100 में भी ये देखा जाता है कि 100 में 200, 300 वाले नहीं होंगे, सिर्फ 400, 800 वाले लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो अब भैया आप समझे रीजन कि जब, एक मिनट को मैं इसे हटा दूं, आपको समझा देता हूं अच्छे से, ताकि आप बाद में बिल्कुल इसको भूलो ना। देखो क्या है कि जब इन्हें हमसे पूछा कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड किया 4 से, आया 25। अब 100वां साल तो लीप ईयर होता नहीं है, मतलब 24 लीप ईयर होते हैं। अब मान लो इसने पूछ लिया होता कि 200 साल में कितने लीप ईयर होते, तो कुछ नहीं, इसको इंटू 2 कर देना, क्योंकि 200वां साल भी लीप ईयर नहीं होता, इसीलिए आएगा 48। 3 साल में कितना आएगा, 24 को 3 से इंटू कर दो, 72 ईयर्स 300 साल में। तो बहुत ही आसान है लीप ईयर निकालना। लेकिन अगर ये पूछ ले कि 400 साल में कितना आएगा बच्चों, तो 24 को पहले इंटू करना 4 से, फिर उसमें +1 कर देना। क्यों, क्योंकि 400वां साल लीप ईयर माना जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन बट गुड। अगर आपको नई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा लग रहा है भैया पहली बार सुना है, तो जाइए रीजनिंग की सीरीज में अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको वहां मैंने ढंग से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आप सबको समझाया है रीजनिंग का पहला वीडियो कराते वक्त ही कि जब भी रीजनिंग करने आओगे किसी भी पेपर में, तो साइड में ABCD पूरी लिख लेना। बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, ABCD EFGHIJKLMN, ओके, OPQRSTUVWXY एंड Z। इन्हें क्या बोला, अगर इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टा करके लिख दे, मतलब Z से शुरू कर दे, तो मान लो हमने यहां से पढ़ना शुरू किया, तो विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ O। अच्छा, अब इनने क्या बोला, उल्टा लिखो, तो मान लो उल्टा लिखते हैं एक बार। कैसे होता भैया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। बोलो भैया आपने दोबारा क्यों लिखा, बिकॉज इनने क्या बोला, इनने बोला राइट ऑफ O चेक करना है, तो राइट लेफ्ट चेक करने में ऐसे आसानी होती है। अब उल्टा पढ़ना शुरू करना है रिवर्स ऑर्डर में, यहां से पढ़ना शुरू करना है Z से, Z से पहले O तक जाओ। O कहां पे, ये रहा। अब O को अगर हम देख रहे हैं, इसका राइट क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसका 8वां क्या पड़ेगा, जी पड़ेगा। समझ में आया? अरे दो, हाँ समझ में आया कि मैंने ऐसे सीधा करके क्यों लिखा, रिवर्स करना है ऑर्डर को और फिर इसके राइट में कौन सा पड़ेगा देखना आसान हो जाएगा। शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट ट्रिक्स मैं आपको यहां बता के चलता हूं कि आपका कुछ मिस ना हो सके। सब कुछ पेपर में ऐसा ही आएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना। एक बार अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करके जाओ वीडियो को। आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ बन जाता है उससे। चलिए अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में। क्या लिखा है, बुक लिखा है, पल्प लिखा है, टिम्बर लिखा है, पेपर लिखा है, जंगल लिखा है। सब कुछ देख के समझ में आता है कि पेपर कैसे बनता है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले आदमी जंगल जाएगा, है ना, सबसे पहले जंगल जाओगे, जंगल जाके क्या करोगे, टिम्बर लकड़ी लेकर आओगे, लकड़ी से क्या करोगे, उसका पल्प निकालोगे, पल्प से पेपर बनेगा, पेपर से बुक बनेगी। यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चों, 4 3 2 5 1, यानी आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली, सिंपल क्वेश्चन था। इस पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि छोटे से बड़े में अरेंज करना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। दोनों चीज हो सकती है, बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में। छोटे से बड़े में चेक करते हैं पहले। सबसे छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, फिर मेरे ख्याल होता है आपका डेसी, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। यानी आपका सीक्वेंस मेरे हिसाब से बनेगा 2 5 3 1 4। क्या मैं सही हूं, जी हाँ मैं सही हूं, यानी बी इज द राइट आंसर। क्या है, याद रखना पड़ेगा, सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टो और फिर किलो, यानी सबसे बड़ा होता है अपना किलोमीटर। अगर यही चीज उल्टा लगा दो तो क्या बनेगा, 4 1 3 5 2, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ऑप्शन में कहीं पे गिवन नहीं है, इसलिए हमने वैसे नहीं लगाया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे भैया को कैसे पता चला, देख के पता चल जाता है ना कि ऑप्शन में ही नहीं है। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट कोडिंग वाले क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड 526 मींस स्काई इज ब्लू। 526 से मतलब निकल के आता है भैया कि स्काई इज ब्लू। ठीक है चलो लिख लिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 24 मीन्स आपका ब्लू कलर, 24 मीन्स ब्लू कलर। अच्छा ठीक है भैया, और 436 मीन्स कलर इज फन। राइटिंग को इग्नोर करना, थोड़ी सी मेरी गंदी है, प्लस जल्दबाजी में भी हो जाता है, कोई बात नहीं। बोल रहा है विच डिजिट मीन्स फन, इनमें से जो फन है, ये जो फन वर्ड है, इसके लिए क्या कोड है, कैसे निकलेगा। बच्चों डायरेक्टली मत करना, इसका पूरा तरीका होता है करने का। देखो पहले इन दोनों में देखो कौन सा नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, और वर्ड कौन सा कॉमन है, दोनों के पास ब्लू कॉमन है ना। मतलब आपका जो वर्ड है ब्लू, उसके लिए कोड है 2। ऐसे हमें पकड़ना होता है। पकड़ लिया हमने, एक पकड़ लिया, बहुत बढ़िया भैया। अगला देखो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4। ठीक है भैया, कोई वर्ड कॉमन है क्या, कलर वर्ड कॉमन है, यानी कलर वर्ड जो है, जो कलर वर्ड का कोड है 4। ठीक है भैया, और देखो, अब देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में दोनों में 6 कॉमन है, और कोई वर्ड कॉमन है इनमें, इज कॉमन है, इज। यानी इज का कोड क्या है, 6। अब एक बात बताओ बच्चों, 6 अगर इज का कोड है, 4 अगर कलर का कोड है, तो 3 किसका कोड हुआ, फन का कोड हुआ, क्योंकि कलर का तो कोड मिल गया 4, इसका मिल गया 6, सिर्फ इसका नहीं मिला, तो इसके लिए क्या नंबर बचा, एक ही नंबर तो बचा, यहां पर 3 बचा, यानी 3 इज द कोड फॉर 4। मक्खन क्वेश्चन था, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए, जो मैं आपको सिखाने आ गया हूं। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं घबराएंगे नहीं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को लेकर डाउट पूछेंगे, मैं क्लियर करूंगा, और आराम से हम लोग जीटी का पेपर निकाल लेंगे, फुल नंबर लेकर आएंगे। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी भी डाली कि मैंने कैसे 98% स्कोर किया था जीटी में, जाकर वो एक बार स्ट्रैटेजी मेरी देख लेना कि हाउ टू स्कोर 98% इन जनरल टेस्ट, मैंने डाला हुआ था पूरा, मेरा तरीका शेड्यूल सब डाला हुआ है। जाओ आओ कंटिन्यू करते हैं। अब क्या आता है, इन अ सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड है बच्चों, जाकी मोपे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं बच्चों, अगर आपको सीवीटी के जनरल टेस्ट के लिए ना, सीवीटी के जनरल टेस्ट के लिए, जीटी के लिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर प्रैक्टिस पेपर चाहिए, क्योंकि क्या होता है मटेरियल ही नहीं मिलता बच्चों को, तो मैंने अपने मेंबर्स ओनली पे डाला हुआ है कंटेंट। ठीक है, वहां पर जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू है, जो कि सीवीटी के लिए बहुत बेहतरीन मॉक पेपर्स हैं। क्यों, क्योंकि जामिया का एंट्रेंस लेवल हल्का सा हाई रहता है, उससे इजी आएगा सीवीटी में। तो अगर आपने वो सारे पढ़ लिए जनरल अवेयरनेस के, आपका सीवीटी मक्खन निकलेगा। मैं खुद जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए मुझे सीवीटी एकदम मक्खन लगा, मेरे आराम से हो गया है ना। तो आप लोगों ने करना क्या है, मेंबरशिप लेनी, जैसे जस्ट 199 रुपीज, वहां पर ऑलरेडी 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर सीवीटी के लिए पड़े हैं, और अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर मैं 2 मॉक टेस्ट और डालूंगा प्रॉपर। आपके 60 क्वेश्चन उसमें होंगे, जिसमें से 50 आपको करने होंगे। उसमें से बहुत आने वाला है आपके पेपर में, जिसमें पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन होंगे, सीवीटी के जनरल टेस्ट के, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो मिस मत करना बच्चों, सिर्फ 199 रुपीज में आपका जनरल टेस्ट का पूरा हिसाब मैं वहां पर संभाल रहा हूं। अच्छे से मेरी तरह 95% से ऊपर लाओगे, बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर
आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तभी मेंबरशिप लेना, बाकी के डोमेन्स के वहां पर मॉक अभी अवेलेबल नहीं है। चलो करते हैं, क्या लिखा है, जाकी मोपे यानी जाकी मोपे। जाकी मोपे को क्या बोलते हैं, एट अ फ्रॉग्स लीप, एट अ व्हाट, फ्रॉग्स लीप। ठीक है भैया, आगे देखो भाई सेम कोड है, बस नंबर की जगह जाकी मोपे मोला किसो लिख दिया। अगला क्या है, मोला की सो, इसका क्या मीनिंग है, टेक अ लीप अहेड, टेक अ लीप अहेड। ओके ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं, रेबो जाना, रे REBOJANA, इसका क्या मतलब निकलता है भैया, इंसेक्ट्स आर फ्रॉग्स डाइट, इंसेक्ट्स आर अपने फ्रॉग्स डाइट, यानी फ्रॉग की डाइट होती है। ठीक है, अब देखो भाई सेम चीज, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है मो, मो कॉमन है, कोई वर्ड कॉमन है क्या, इन दोनों में वर्ड कॉमन है लीप, लीप कॉमन है, यानी अपने मो का कोड क्या है, LEAP, लीप है। ठीक है भैया, और बच्चों इन दोनों में एक और वर्ड कॉमन है, की भी कॉमन है। अच्छा की भी कॉमन है, तो इनमें एक और वर्ड कॉमन होगा फिर, तो ए भी कॉमन है, यानी देखो आपका मो एंड की ये दोनों एक ही साथ कॉमन निकल आए, तो इन दोनों का मतलब या तो लीप हो सकता है या फिर ए हो सकता है, यानी मो और की तो ऑक्यूपाई हो गए लीप और ए से। हमें इनका नहीं बताना है कि मो का क्या कोड है सेपरेटली या की का क्या कोड है, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। क्यों, हमें बताना ये है कि एट किससे कोड किया गया है, तो ऑब्वियसली मो और की ने एट को तो कोड नहीं किया है, तो उसके टेंशन नहीं लेते। आगे आते हैं, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो एट है, जो एट है ये पे है या जा है। अब देखो जा जो है वो इससे कॉमन है, थर्ड वाले से, और कौन सा वर्ड कॉमन है इन दोनों में, फ्रॉग्स कॉमन है, यानी जा बेटा किसका कोड हो गया, फिर जा किसका कोड हो गया, आपका फ्रॉग्स का कोड हो गया, यानी आपका इसमें सिर्फ एक वर्ड बचा पे और एक ही वर्ड बचा एट, यानी एट का कोड क्या है, पे है, यानी आपका पे इज द राइट आंसर। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं CUET में भी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, लगभग सब कुछ मैंने कवर किया बेटा, नंबर सीरीज वगैरह सब अभी आएगा, टेंशन मत लो, बस लगे रहो, इस पूरे वन शॉट को करके जाना। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें समझाया है, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये पढ़ो आखिर में क्या लिखा है, विच इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को धोने के लिए क्या यूज होता है, सोप यूज होता है, तो सोप को क्या बोलते हैं, सोप इज कॉल्ड इंक। ठीक है, आंसर इंक होगा, ये मत करना भैया बटर इज कॉल्ड सोप, नहीं, बटर को क्या बोलते हैं ये नहीं पूछा, पूछ रहे हैं कि जिससे कपड़े धोते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो सोप को क्या बोलते हैं, तो सोप इज कॉल्ड क्या, ये ढूंढना है कि सोप इज कॉल्ड व्हाट, ये आपको ढूंढना है, यानी सोप इज कॉल्ड बेटा इंक, तो इंक वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड। अब यहां पर इज कॉल्ड की जगह अगर मीन्स लिखा होता ना, मीन्स, अगर इस कॉल्ड की जगह मीन्स लिखा होता तो उल्टा हो जाता, तो फिर ये बटर आंसर होता कि बटर मीन्स सोप हो जाता ना, तो फिर बटर आंसर होता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, जल्दी मीन्स नहीं आता, जावे के पेपर में दे दिया था लेकिन जल्दी नहीं आता। तो आप इस कॉल्ड को याद रखना कि उसके बाद जो है, इंग्लिश जिसको अच्छे से आती है वो आराम से कर लेगा, बाकी आप लोग ट्रिक याद रखो कि इस कॉल्ड के बाद जो होता है वो आंसर रहता है। अगले पे आ जाते हैं, ये आ गया फिर से कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन, क्या है, PROSE को कोड किया गया है PPOQE से, PPOQE से कोड किया गया है किसको, प्रोज को। तो एक और बात ध्यान रखने की है कि पहले तो पकड़ना पड़ेगा यहीं पे, देखो क्योंकि आगे इन्हें आपसे पूछा कि लाइट को कैसे कोड करते हैं, वो तो तब बताओगे ना जब कोडिंग का तरीका समझोगे। तो देखो तो देखते हैं, P से P ही हुआ मतलब नो चेंज, यानी जीरो इफेक्ट। अब R से P हो गया, यानी इनमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, क्योंकि P के बाद Q आता है फिर R आता है, यानी इनने एक छोड़ दिया, एक छोड़ के गैप है, P के बाद Q छोड़ा और R आया। ठीक है, फिर O से O में कोई गैप नहीं, यानी 0 का गैप। ठीक है, फिर Q के बाद R आता है, फिर S आता है, यानी इनने फिर से एक छोड़ दिया। ठीक है, फिर E से A में कोई गैप नहीं, मतलब सीरीज क्या है कि पहले कोई गैप नहीं, फिर एक छोड़ दो, फिर कोई गैप नहीं, फिर एक छोड़ दो, फिर कोई गैप नहीं। अच्छा तो ऐसे ही कर लेते हैं, पहले कोई गैप नहीं तो L ही आएगा। अब इसमें क्या है, उल्टा एक छोड़ना, यानी I से एक पहले क्या आता है, ABCDEFGHI, यानी G आएगा यहां पे, तभी तो H छोड़ के I होगा, फिर ये G ही रहेगा। फिर H से एक पहले ABCDEFGH, यानी FGH होता है, यानी F आएगा, तभी तो फिर G छोड़ के, बीच में G छोड़ के पहुंचेंगे, यहां पर बीच में H छोड़ के पहुंचेंगे, और ये T का T रहेगा।
सॉरी ये टी का टी रहेगा, यानी आपका आंसर है LGGFT, यानी आपका C इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि कोडिंग कैसे पकड़ी जाती है, आपको कोई मसला नहीं होगा। आ जाते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें लिखना नीचे मैं भूल गया, ये क्वेश्चन है आपका फाइंड द ऑड वन आउट का। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? 3, 7, 15, 37। अब देखो इसमें क्या है, ये सीरीज क्या चल रही है, इंटू 2 + 1 की चल रही है। कैसे भैया? 3 2 6 + 1 7, 7 2 14 + 1 15। अब 15 2 30 होता है, 30 + 1 31 आना चाहिए था, 39 आ गया है, ये गलत है। अब भैया चेक करो जरा आगे से है क्या, सही क्या। मान लो अगर यहाँ पे वही सीरीज चलती है, इंटू 2 + 1 31 होता, 31 इंटू 2 क्या होता है 62 + 1 63, मतलब आगे तो सही है, मतलब सिर्फ यही एक गलती, यानी 39 इज द ऑड वन आउट, बाकी का सीरीज पूरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मक्खन नहीं होता है ये, मतलब इसको तो मक्खन नहीं कह सकते, इसमें लगता है थोड़ा सा दिमाग। आते हैं करते हैं। क्या बोल रहा है? B इज द ओनली सन ऑफ A हु इज द ओनली डॉटर ऑफ C। अब C सबसे बड़ा हो गया, C की एक डॉटर है A, C जो है उसकी डॉटर है A, और उसका इकलौता बेटा है B। ठीक है, ये रिलेशन लिखा हुआ है कि ये क्या है, C का इकलौती बेटी है E, उसका इकलौता बेटा है B। E इज द मदर ऑफ F एंड डॉटर इन लॉ ऑफ A। अब रिलेशन क्या है EF का? डॉटर इन लॉ ऑफ A, मतलब A का इकलौता बेटा कौन है? B, यानी इसकी बीबी कौन है? E है। लिखा है ना, E इज द मदर ऑफ F एंड डॉटर इन लॉ ऑफ A, यानी डॉटर इन लॉ ऑफ A है E, क्योंकि इसका इकलौता बेटे की बीबी होगी। और ये किसकी मां है? F की मां, यानी इसका बेटा कौन है? F है। इसका बेटा कौन है? F है। समझ में आया रिलेशन बच्चों? मैं फिर से यहां साफ साफ बना देता हूं। C जो है उसका बेटी है A का बेटा है B, और A की डॉटर इन लॉ यानी उसकी बहू है E, और E का इकलौता बेटा है F, यानी इनका, इसका कह सकते हो पोता है, और इनके बच्चे हैं। ठीक है। हाउ इज F रिलेटेड टू A? F का रिलेशन A से क्या है भैया? ये तो इसकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर हो गई ना, ग्रैंड मदर। अब लिखा है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन और डॉटर। अरे ये क्या ऑप्शन है? हाँ, नन ऑफ दीज, बिकॉज क्लियर की बात है ना, ये तो दादी जी हैं, क्योंकि पापा ये हैं, ये मम्मी जी हैं, ये उनका इकलौता बेटा है, तो पापा का बेटा है, मतलब ये दादी जी हैं, दादी जी हैं ये तो आंसर तो ग्रैंड मदर होना चाहिए था। ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। ऑड वन आउट निकालना है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, थैलेमस ग्लैंड नहीं है। साइंस वाले कमेंट करके बताएंगे क्यों वो अलग हुआ। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड। एक आदमी का पोर्ट्रेट देखते हुए हर्ष बोला, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। अच्छा, ये मान लो हर्ष है, मान लो यहां करते हैं, ये मान लो हर्ष है, हर्ष का जो बाप है, हर्ष का जो फादर है, इसने क्या बोला एक आदमी को देखते हुए कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, यानी मेरे पापा का बेटा मैं ही हूं, है ना। तो क्या बोल रहा है? उस आदमी की, उस मैन की जो मां है, उस मैन की जो मां है वो क्या है? मेरे पापा के बेटे की वाइफ है, यानी मेरे पापा की का बेटा तो मैं ही हूं, यानी मेरी वाइफ का ही बेटा है वो। समझ में आया? ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन। अच्छा, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, एट दोज हुज पोर्ट्रेट वाज हर्स लुकिंग। किसके पोर्ट्रेट पे वो देख रहा था? आई गेस सन के पोर्ट्रेट पे। सही कह रहा हूँ, मतलब आगे की लाइन तो बेकार थी, कंफ्यूजन के लिए लिख दिया, काफी कंफ्यूजिंग लाइंस थी ये, इसको क्यों लिख दिया मुझे समझ में नहीं आया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसको इग्नोर करो। यहां से समझो आप बच्चों कि इसने, हर्ष ने बोला एक आदमी को देखते हुए, यानी एक दूसरे आदमी को देखते हुए या फिर एक लड़के को देखते हुए कि इसकी जो मां है वो मेरे पापा के बेटे की वाइफ है, तो मेरे पापा का बेटा तो मैं ही हूं, यानी मेरी वाइफ ही इसकी मां है, मतलब मैं इसका बाप हूं। और यहां क्या ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब मैं उसका चाचा नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो हो सकता है ना कि पापा की दूसरे बेटे की वाइफ हो और उसका बेटा हो, तो मैं इसका चाचा बन जाऊंगा या मैं इसका वो बन जाऊंगा, बड़े पापा बन जाऊंगा, ताऊ बन जाऊंगा। नहीं, मेरे पापा को दूसरा भाई बहन नहीं है। तो इसने बोला, हर्ष ने बोला कि ये जो लौंडा है, ये जो आदमी है, इसकी जो मां है वो मेरे पापा
के बेटे की वाइफ है। मेरे पापा का बेटा मैं ही हूं, यानी मेरी ही वाइफ है, और मेरी ही वाइफ का बेटा जो है वो मेरा भी बेटा हुआ, यानी मेरा सन है वो। मैं अपने सन की तरफ देखते हुए बोल रहा था। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी था, लेकिन अगर अच्छे से मेरी तरह से चार्ट बना के करोगे तो मक्खन लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोर, इफ टोर इज कोडेड एज 1 2 3 4, टोर जो है वो 1 2 3 4 की तरह कोड हो रखा है, and clear is coded as 5 6 7 8 4, ठीक है, ये कोडिंग है। and spare is coded as बच्चे 9 0 8 4 7, बोल रहा है what will be the फिफ्थ डिजिट फॉर स्कल्पचर। स्कल्पचर का जो पांचवा डिजिट है उसका नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5। बेसिकली पूछ रहा है पी का कोड क्या है। चलो चेक करते हैं। इस पूरे में पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, सिर्फ इसमें पी है। पी के लिए क्या कोड है? 9, सॉरी 0, सेकंड कोड। पी सेकंड नंबर है तो पी के लिए कोड रहेगा 0। मक्खन क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट था, पता नहीं क्यों डाल दिया मैंने तुम्हारे लिए। तुम भी कर लेते खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। गुड का उल्टा बैड होता है, हाई का उल्टा लो होता है, ब्लैक का उल्टा व्हाइट होता है, लेकिन वैली में डेप्थ होती है, उसका उल्टा नहीं, यानी बी इज द ऑड वन आउट। समझ गए? बाकी सब अपोजिट्स हैं, वो अपोजिट नहीं है। आ जाओ आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज पे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उठा के लाया। आसान वाले कोई नहीं लाया कि टाइम पास हो जाए। अगर आपको बेसिक से सीखना है, आसान वाले सीखने तो वो सारे अवेलेबल हैं बेटा। कहां पर? मेरे आपको सीरीज में मिल जाएंगे। आ जाओ इस पे चलते हैं। क्यू जी, ठीक है। क्या सीरीज है? बी के बाद आई में कितना गैप है? सी डी ई एफ जी एच प्लस 6, यानी 6 छोड़ के प्लस 7 हो गया, या फिर 6 छोड़ के, मान लो 6 छोड़ के लिखा है, 6 को छोड़ के अगला लिखा है, प्लस 7 है वैसे तो। फिर आई के बाद एन में क्या है? आई के बाद जे के एल एम, फिर एन आ गया, यानी 4 छोड़ के, ठीक है। इसमें क्या है? एन के बाद ओ पी छोड़ा, यानी 2 छोड़ के। पहले 6 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा। अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, मतलब क्योंकि जस्ट बाद क्या आता है? आर आता है, तो शुरू होना है आर से। अगला देखते हैं इनमें क्या सीरीज है। ये उल्टे चल रहे हैं, देख के पता चल रहा है। क्यू के बाद वाई आता है ना, तो क्यू के बाद क्या है? क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी 7 छोड़ के फिर वाई आया है। इसमें क्या है? के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी, 5 छोड़ के, यानी 5 छोड़ा है, 7 छोड़ा है, फिर 3 छोड़ा होगा, है ना। उसके पहले क्या छोड़ा होगा? उसके पहले इनने भी ए बी सी डी ई ई एफ, है ना, ई। पहले 3 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, फिर 7 छोड़ा, तो 1 छोड़ा होगा। तो यहां पर 3 छोड़ के उल्टा गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इसका आंसर रहेगा ई, है ना। अरे यार सॉरी, इसका आंसर रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो 3 छोड़ा है तो अब 1 छोड़ेंगे ना, तो इससे एक जस्ट पहले क्या आता है? ई आता है। क्यों? समझ में आया बच्चों? यहां पर पहले हमने 7 छोड़े थे, फिर हमने 5 प्लस किए थे, उल्टे में, है ना, उल्टे में। यहां प्लस 3 किए तो यहां प्लस 1 होंगे, बिकॉज ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं। यहां पर इवन नंबर्स पीछे आ रहे थे, है ना, इवन नंबर प्लस हो रहे थे सीधे सीधे, यहां पर ऑड नंबर प्लस हो रहे थे, इसलिए +1 आर ई वुड बी द राइट आंसर। जिनको कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं, एक बार प्ले सेक्शन में जाकर डिटेल में पढ़ लो लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज। बहुत अच्छी सीरीज मेरी वो चली थी, सब लोगों ने उसको देखा और बहुत बोला कि भैया समझ में आया, जाकर जरूर उसको देखना। वो कंटिन्यू होगी, इसमें और क्वेश्चन आने। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है, देखिए। +30 +60 +30 +60 +30, मक्खन। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट इजी क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 30 प्लस हुआ, 60 प्लस हुआ, 30 प्लस हुआ, 60 प्लस हुआ, 30 प्लस हुआ, खत्म। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? आ जाओ इस पे ऑड वन ढूंढना है। 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, क्या सीरीज है? वैसे तो इसमें है, ये देखो 3 में प्लस किया गया 5, प्लस किया गया 7, 15 में प्लस किया गया कितना बेटा? ये प्लस किया गया 9, 24 में प्लस कर दिया इनने 10। अरे नहीं, 5 प्लस हुआ, 7 प्लस हुआ, 9 प्लस हुआ, अब 11 प्लस होना चाहिए था ना। 5 7 9 11 ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, इनने 10 कैसे प्लस कर दिया? मतलब 34 जो है वो गलत आ गया है। यहां पर एक्चुअली में 35 आना चाहिए था, यानी 11 प्लस होना चाहिए था। फिर इसमें 13 प्लस करते तो क्या आता? 48, जो कि बाद में आया है, मतलब 34 इज द ऑड वन आउट। मक्खन क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। 4 8 28 80 244, ओए होए 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 होए, ये क्या क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इसका क्या है? 4 के बाद अगर आप देखो, अगर आप प्लस की सीरीज देखोगे तो +4 है, फिर +20 है, फिर आपका +52 है, तो वो तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा। अब 4 2 जा 8 +0, है ना, फिर 8 3 जा 24 +4, ये है ना, 8 3 जा 24 +4,
फिर 28 थ्रीजा क्या हिसाब है, 28 थ्रीजा है आपका, ये पता क्या सीरीज है मेरे ख्याल, इंटू 3 -4 इंटू 3 +4 इंटू 3 -4 ऐसे चलेगा, क्योंकि देखो 28 का जब आप 3 से इंटू करो तो 8 3 क्या होता है 24, 3 6 7 8 84 है ना। इनने क्या किया, उसमें से 4 घटा के 80 लिख दिया। हाँ सीरीज क्या है बच्चों, 4 3 12 -4 कर दो तो 8 आएगा, 8 3 24 तो +4 कर दो 28 आएगा। सीरीज है आपकी इंटू 3 -4 इंटू 3 +4 इंटू 3 -4। तो अब क्या करना है बच्चों, 244 को इंटू करना है 3 से, और क्या सीरीज चलेगी, यहां पर -1 यहाँ पे प्लस होता -4 हो जाएगा, विच इज 732 -4 आई गेस 728 वुड बी द राइट आंसर। यस एग्जैक्टली दैट्स द आंसर। सीरीज आप लोग चेक करना क्या सीरीज है बच्चों, इसमें सीरीज है इसमें इंटू 3 -4 इंटू 3 +4 इंटू 3 -4 इंटू 3 +4, फिर हमने एंड में क्या इंटू 3 -4। खत्म क्वेश्चन, मक्खन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का हिसाब कुछ इस तरह से है कि ये है 1 का स्क्वायर, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 बट 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 बट 3 का क्यूब 27। अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा फिर 4 का क्यूब होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, यानी आपका पहले यहां 16 आएगा फिर 64, यानी 16 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मक्खन नहीं था, अच्छा था। एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, यानी एल्यूमिनियम किसका हो रहा है बॉक्साइट। इसका रीजन यहाँ पे हेमाटाइट है, रीजन मुझे साइंस के बच्चे समझाएंगे, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मुझे आप लोग कमेंट करोगे, मेरे को मेरी सारी वीडियो में मुझे बच्चों का एनरोलमेंट चाहिए होता है, तो इस वीडियो में एनरोलमेंट दिखाइए और इसका रीजन मुझे समझाइए कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है तो आयरन का हेमाटाइट कैसे हुआ, क्या है ये, ओर्स है क्या है बताओ। हॉर्स का मेयर, यानी हॉर्स का होता है मेयर, यानी हॉर्स का जो फीमेल होता है उसे मेयर कहते हैं ना, तो फॉक्स का कहते हैं विक्सिन। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये सबके ना फीमेल मेल पता होने चाहिए। बाकी बच्चों मैंने अपने चैनल पर ना इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, यानी कौन से दिन को क्या आता है, योगा डे कब पड़ता है, इंटरनेशनल योगा डे कब है, कौन सा डे कब है, वो डाला हुआ है ना प्लेलिस्ट सेक्शन में। उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी करके नाम है, जाके देख लेना। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल 5 आर्टिकल 16 डाला हुआ है मैंने, और भी चीजें इंपॉर्टेंट डाली हुई है, बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी, अदर को तो नाम याद नहीं आ रहा। जाकर नए हो अगर चैनल तो सब चेक करो और अच्छे से पढ़ लो बेटा, कुछ भी मिस मत करना, आपके लिए बहुत जरूरी है सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है, बर्ड की। ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है बच्चों, बर्ड की स्टडी है। तो एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी है, वो स्टडी है हमारी ह्यूमंस की स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज, यहां तक आ गए हो तो लाइक करके जाना, एक बार कमेंट करना भैया समझ में आ रहा था कि नहीं, और अगर पहले एक बार जाकर प्ले सेक्शन पे पूरा चेक करना, रीजनिंग की सीरीज, मैथ्स की सीरीज, इंग्लिश की सीरीज, और आपकी यहां तक की रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, स्टैटिक, जीके तक की सीरीज है, सब कुछ वहां अवेलेबल है। देखो क्या लिखा है, 2 कंट्रीज कैन नॉट हैव परमानेंट पीस पैक्ट, एक असम्पशन ये है। दूसरा क्या है, द 2 कंट्रीज मे बिकम हॉस्टाइल अगेन आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम। हाँ ये हो सकता है। ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली असम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। देखो 1 तो इम्प्लिसिट नहीं है, बिकॉज 2 कंट्रीज कैन नॉट हैव परमानेंट पीस पैक्ट, ऐसा क्यों नहीं, मतलब ये तो इम्प्लिसिट नहीं है, बट ये हो सकता है कि द 2 कंट्री मे बिकम हॉस्टाइल अगेन आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम, तो ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, यानी सिर्फ 2 ठीक है। पहला वाला ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि 2 कंट्री परमानेंट पीस में रह ही नहीं सकती, ये तो कोई बात लग नहीं रही है, तो कोई डाउट मत रखना। वैसे ये जो शॉक के अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ी सी दिक्कत बच्चों आती है। आज की वीडियो ये तक थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, और बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस वन शॉट्स आते रहेंगे, रिवीजन चलता रहेगा, जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी, इंग्लिश की पूरी तैयारी मैं करा दूंगा। जल्दी ही मैं आपको इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री वगैरह की भी तैयारी फिर से शुरू कराई जाएगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, सारे फ्रेंड्स को बोलना यहाँ पर उम्मीदवारी करा रहे हैं, सब लोग आइए तैयारी कीजिए। मैंने खुद जनरल टेस्ट में 98% लाया है, जहां मैं एंट्रेंस निकाला है, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइस, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।